ये हमारा दूसरा क्लास है और इसमें हम लोग जो है जैव मंडल से शुरू करेंगे। जैव मंडल, बायोस्फीयर। देखो, जो बायोस्फीयर शब्द है, ये जो बायोस्फीयर शब्द है, इसको 1875 में जो है स्वेस महोदय द्वारा दिया गया था। 1875 में स्वेस महोदय द्वारा दिया गया था। तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं। बायोस्फीयर शब्द सन 1875 में स्वेस महोदय द्वारा दिया गया था। ठीक, देखो जैव मंडल क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह है उसके चारों ओर एक आवरण व्याप्त है और उस आवरण में कोई भी जीव जो है बिना कोई रक्षक साधक के अपना अस्तित्व को बनाए रखता है, उसे ही जैव मंडल कहते हैं। और वास्तव में जैव मंडल जो है, जो स्थल मंडल होता है, वायुमंडल होता है और जल मंडल होता है, उसका प्रतिच्छेदन क्षेत्र होता है। जैसे कि स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया, तो इसका जो प्रतिच्छेदन क्षेत्र है यानी ये वाला, ठीक है, यही जो है जैव मंडल कहलाता है। यही जो है जैव मंडल कहलाता है। और यहाँ पर जो है जो भी जीव होते हैं उसके लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है और यहाँ पर जीव जो है निवास करता है, उन सब को जो है जैव मंडल के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसको हम लोग आगे लिखते हैं। बायोस्फीयर शब्द जो है 1875 में स्वेस महोदय द्वारा दिया गया था। पृथ्वी की सतह के चारों ओर, पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त वह आवरण जिसके अंतर्गत जीव बिना किसी रक्षक साधक के अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल कहलाता है। ठीक, और जैव मंडल क्या होता है, तो यहां से ये बात निकल के आएगी कि वास्तव में जैव मंडल स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का प्रतिच्छेदन क्षेत्र होता है। ठीक, यहाँ पर जो है जीवों के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। जहां जीवों के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार वह समस्त क्षेत्र जहां जीव निवास करते हैं, वह समस्त क्षेत्र जहां जीव निवास करते हैं उसे जैव मंडल के अंतर्गत रखा जाता है।
रखा जाता है। इसको जो है पारीमंडल भी कहते हैं। इसे जो है पारीमंडल यानी कि इकोस्फेयर भी कहा जाता है। ठीक, तो 1875 में जो है स्वेस महोदय के द्वारा बायोस्फीयर शब्द दिया गया था और पृथ्वी के सतह के चारों ओर व्याप्त वह आवरण जिसके अंतर्गत जीव बिना किसी रक्षक साधक के अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं वह जैवमंडल कहलाता है। और वास्तव में जैवमंडल जो है स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का प्रतिच्छेदन क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो है जीव के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार वह समस्त क्षेत्र जहाँ जीव निवास करते हैं उसे जैवमंडल के अंतर्गत रखा जाता है और इसे पारीमंडल भी कहा जाता है। हमने देखा था कि जो पर्यावरण था उसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों थे। तो जैव मंडल में भी जो है ये दोनों घटक पाए जाते हैं। जैव मंडल में जैव घटकों के साथ साथ अजैव घटकों को भी शामिल किया जाता है। क्योंकि इन दोनों घटकों के मध्य अंतरक्रिया के अभाव में किसी भी जीव का अस्तित्व जो है वो संभव नहीं रह पाएगा। तो क्योंकि इन दोनों घटकों के मध्य अंतरक्रिया के अभाव में जीव का अस्तित्व संभव नहीं होता है। ठीक, जैव मंडल में जो है जैविक घटक और अजैविक घटक के मध्य अंतरक्रिया होनी चाहिए। अगर अंतरक्रिया नहीं हो रहा है तो फिर वहां पर जीव का अस्तित्व संभव नहीं रह पाएगा। और ये जो घटक की बातें हो रही है उसमें जो है जैविक घटक की बातें हो रही है जिसमें अन्य जंतु आते हैं, और अजैविक घटक में हम लोगों देखा था कि स्थल मंडल, जैव मंडल, ये सारी चीजें आती थी घटक के रूप में। देखो, जो जैव मंडल का विस्तार अगर हम लोग देखें तो जैव मंडल का विस्तार, तो इसका विस्तार सामान्यतः जो है 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक जो है वायु जल दोनों में, ठीक है, एक पतली परत के रूप में मिलता है। जैसे कि जिसे मान लेते हैं ये सी लेवल है, ये जो है सी लेवल है। ठीक, तो सी लेवल से जो है ऊपर 15 किलोमीटर और सी लेवल से नीचे जो है 10 से 15 किलोमीटर यहाँ पर जो है जीव पाए जाते हैं। तो इसलिए दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 25 से 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो जैव मंडल का विस्तार जो है 25 से 30 किलोमीटर में पाया जाता है। तो जैव मंडल का विस्तार सामान्यतः 25 से 30 किलोमीटर तक मोटी वायु जल स्थल की पतली परत के रूप में मिलता है, पतली परत के रूप में मिलता है। वायुमंडल में सागर तल से कितना किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। वायुमंडल में सागर तल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर या ऊंचाई तक
जीवाणुओं की उपस्थिति का पता लगाया गया है। जीवाणुओं की उपस्थिति का पता लगाया गया है, किंतु वायुमंडल में जीव उसी ऊंचाई तक पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जहां उन्हें उनके लिए उपयुक्त मात्रा में O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है वो मौजूद रहती है। ऑक्सीजन के साथ साथ नमी भी लिखा जा सकता है। तो उपयुक्त मात्रा में O2 नमी प्राप्त होता है, वहां तक जो है जीवाणु वायुमंडल में मिलेगा। ठीक, इसके अलावा जो है जैव मंडल की निचली सीमा का निर्धारण मृदा तथा सागर की गहराई में O2 और सूर्य तप की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। ठीक, तो बायोस्फीयर जैव मंडल क्या है? बायोस्फीयर शब्द जो है 1875 में स्वेस महोदय द्वारा दिया गया था और पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त वह आवरण जिसके अंतर्गत जीव बिना किसी रक्षक साधक के अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल वास्तव में जो है वो स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का प्रतिच्छेदन क्षेत्र होता है जहां जीवों के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार वह समस्त क्षेत्र जहां जीव निवास करते हैं उसे जैव मंडल के अंतर्गत रखा जाता है और इसको पारिमंडल भी कहा जाता है। जैव मंडल में जैव घटकों के साथ साथ अजैव घटक भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि इन दोनों घटकों के मध्य जो है अंतरक्रिया होता है, तभी जो है जीव का अस्तित्व संभव हो पाता है। इसके अलावा हमने देखा कि जो जैव मंडल का विस्तार है वो सामान्यतः 25 से 30 किलोमीटर तक मोटी वायु जल स्थल की पतली परत के रूप में मिलता है। ठीक, जो ये सागर तल है सी लेवल उससे ऊपर 15 किलोमीटर और उससे नीचे भी जो है 10 से 15 किलोमीटर तक मिलता है। वायुमंडल में जो है सागर तल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीवाणुओं की उपस्थिति का पता लगाया गया है, किंतु वायुमंडल में जीव उसी ऊंचाई पर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जहां पर जो है उपयुक्त मात्रा में O2 और नमी प्राप्त होता है। जैव मंडल की निचली सीमा का निर्धारण जो है मृदा और सागर की गहराई में O2 और सूर्य तप की उपलब्धता पर निर्भर करता है। देखो हुआ क्या था कि जैसे कि पहले बिग बैंग की घटना हुई थी, ठीक, और इससे फिर जो है परमाणु का निर्माण हुआ, परमाणु से जो है अणु का निर्माण हुआ, अणु से जो है अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ, अकार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, इससे जो है कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, फिर इससे जो है कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक, कोशिका से जो है उत्तक बने टिश्यू, उत्तक से जो है अंग बना, अंग से जो है अंग तंत्र बना, फिर अंग तंत्र से जो है जीव का निर्माण हुआ, जीव से जो है जनसंख्या बनी। ठीक, जनसंख्या से जो है समुदाय का निर्माण होगा, फिर समुदाय से जो है पारितंत्र का निर्माण हुआ और पारितंत्र से जो है भूदृश्य का निर्माण हुआ। ठीक, और फिर भूदृश्य से जो है बायोम का निर्माण हुआ और बायोम से जो है बायोस्फीयर का निर्माण हुआ। ठीक, तो जो बायोस्फीयर है वो इस तरह से निर्मित हुआ है।
अगर हम लोग इसको देखें तो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से परमाणु बना, परमाणु से अणु बने, ठीक, अणु से जो है अकार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, फिर कार्बनिक यौगिक बना उससे, फिर कोशिका बनी, कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से अंगतंत्र बना, अंगतंत्र से जीव का निर्माण हुआ, जीव से जनसंख्या बनी, जनसंख्या से समुदाय का निर्माण हुआ, उससे पारितंत्र का निर्माण हुआ, फिर भूदृश का निर्माण हुआ, फिर बायोम बना, फिर बायो से बायोस्फीयर बना। ठीक, तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो बायोम का समेशन है वो जैव मंडल का निर्माण करता है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये भी कहा जा सकता है कि जैव मंडल जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। जैव मंडल को ये पारिस्थितिक तंत्र है। जैव मंडल को जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है, क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्रों अथवा बायोम के योग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे एक चीज और कहा जा सकता है, जो पारिस्थितिक तंत्र है इसका समेशन जो है बायोम का निर्माण करेगा। ठीक, तो जैव मंडल जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है, क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्रों अथवा बायोम के योग को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है हम लोगों का जैव मंडल बायोस्फीयर था। इसके अलावा जो है हम लोग अब जीव को देखते हैं कि जीव किसे कहा जाता है। ऑर्गेनिजम्स, जी देखो, जो जैव मंडल है अगर उसकी इकाई हम लोग ढूंढे तो जैव मंडल की आधारभूत इकाई जो है वो जीव ही होता है, जीव होता है। ठीक, और जीवन के लक्षणों से युक्त इकाई को जो है इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि जीव जो है वो एक कोशिकीय हो सकता है, बहुकोशिकीय हो सकता है। ठीक, तो जीव के स्तर पर जो है उसके शारीरिक स्तर पर उसमें विभिन्नता पाई जाती है। ठीक, तो जीव के स्तर पर जीव के स्वरूप, शरीर, क्रिया विज्ञान, व्यवहार, वितरण और उनके पर्यावरणीय अनुकूलन का अध्ययन किया जाता है। तो जीव जो है यह जैव मंडल की आधारभूत इकाई है, आधारभूत इकाई होती है, जिसके अंतर्गत जीवन के लक्षणों से युक्त इकाइयों को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक, जो जीव होते हैं उसको एक कोशिकीय में विभाजित किया जाता है, इसके अलावा बहुकोशिकीय में विभाजित किया जाता है। ठीक, इन दोनों समूहों में विभाजित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रजाति क्या होती है, स्पीसीज। तो जो भी बाह्य रूप से समान दिखने वाला जीव होता है और उसमें उसके नर और मादा जो है प्रजनन की क्रिया करते हैं और उस प्रजनन की क्रिया में जो है उसको संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो उसे प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान जो है उस परिभाषा को संकीर्ण मानता है, क्योंकि इसमें लैंगिक प्रजनन पर बल दिया जाता है। ठीक है, और
कई बार जो है जो अलैंगिक प्रजनन द्वारा संतति को उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसको इसमें नहीं रखा जाता है, तो इसलिए इसको संकीर्ण परिभाषा भी कहा जाता है। तो बाह्य रूप में समान दिखने वाले जीवों का समुच्चय जिनमें नर मादा में प्रजनन क्रिया के अंतर्गत समक्ष संतति को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, प्रजाति कहलाती है। ठीक। किंतु कुछ विद्वान इसे संकीर्ण परिभाषा मानते हैं, क्योंकि इसमें लैंगिक प्रजनन पर बल दिया गया है। लैंगिक प्रजनन पर ही बल दिया गया है, किंतु कई बार अलैंगिक प्रजनन द्वारा सक्षम संतति उत्पन्न होती है। ठीक। तो प्रजाति क्या है? तो बाह्य रूप से समान दिखने वाले जीवों का समुच्चय जिनमें नर मादा में प्रजनन क्रिया के अंतर्गत समक्ष संतति को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे प्रजाति कहते हैं। ठीक। प्रजाति की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इसकी जो है कुछ विशेषताएं होती है, जैसे जो है प्रत्येक जीव जो है किसी न किसी प्रजाति का सदस्य होता है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रजाति का सदस्य होता है। ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक प्रजाति का वैज्ञानिक नाम होता है। तो प्रत्येक प्रजाति को वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। ठीक। इसके अलावा प्रजाति के सदस्य जो है प्रायः बाह्य रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। प्रजाति के सदस्य, यहाँ पे प्रायः लिखना जरूरी है, प्रायः बाह्य रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ पे नोट करके एक चीजें लिखने वाली है कि अगर एक ही प्रजाति के अलग अलग सदस्य जो है वो लंबे समय तक या कई पीढ़ी तक जो है अलग अलग जलवायु में रहता है, तब उसके बाहरी शरीर में परिवर्तन आ जाता है। तो यदि एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्य लंबे समय तक या कई पीढ़ियों तक अलग अलग जलवायु में रह जाते हैं, तब उनके बाहरी स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। ठीक। इसके अलावा अगली विशेषता क्या होती है? सामान्यतः
एक ही प्रजाति के नर मादा में निषेचन द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है, जो स्वयं संतानों में जो स्वयं संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, जो स्वयं संतानों को उत्पन्न करने की या उत्पन्न करने में सक्षम होती है, उत्पन्न करने में सक्षम होती है। ठीक है, इसके भी अपवाद है। इनकी समानता एक ही प्रजाति के नर मादा में निषेचन द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है, जो स्वयं संतानों को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। और इसमें अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि दो विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों में जब संक्रमण होता है यानी प्रजनन होता है, तब ऐसा प्रायः संतान उत्पन्न होती है या संतति उत्पन्न होता है जो प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो है, जैसे कि घोड़ा अगर हम लोग एक तरफ ले लें और एक तरफ गधा ले लें, इन दोनों में अगर निषेचन होता है तो खच्चर का जन्म होता है। और ये जो खच्चर है ये अपने अगली पीढ़ी को नहीं बढ़ा सकता है, इसमें जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इसी तरह अगर यहाँ पे घोड़ी होगा, घोड़ी और गधा में जब निषेचन होता है तो खच्चर बनता है। और जब घोड़ा और गधी में निषेचन होगा, इसको खच्चर को म्यूल भी कहते हैं। जब घोड़ा और गधी में निषेचन होता है तो हिन्नी का निर्माण होता है, हिन्नी। ठीक, तो हिन्नी भी जो है अपने अगली पीढ़ी को बनाने में सक्षम नहीं होती। इसी तरह जो है शेर और बाघिन में, ठीक है, जो बाघ की फीमेल है, बाघिन में निषेचन होगा तो लाइगर का निर्माण होता है। ठीक, और ये भी जो है आगे पीढ़ी बढ़ाने में सक्षम नहीं होता। इसी तरह अगर शेरनी और बाघ में निषेचन होता है तो टाइगन का निर्माण होता है। ठीक, और इन सब में जो है उर्वर क्षमता नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये नई पीढ़ी की क्षमता नहीं पाया जाता है। तो ये सारे जो है अपवाद हैं। ठीक, तो प्रजाति की विशेषता क्या क्या हो गया कि प्रत्येक जीव जो है किसी न किसी प्रजाति का सदस्य होता है और प्रत्येक प्रजाति का जो है वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। और प्रजाति के सदस्य प्रायः जो है बाह्य रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन इसका अपवाद ये है कि यदि एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्य लंबे समय तक या कई पीढ़ी तक अलग अलग जलवायु में रह जाते हैं, तब उनके बाहरी स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। और अगली विशेषता यह है कि सामान्यतः एक ही प्रजाति के नर मादा में निषेचन द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है, जो स्वयं संतानों को उत्पन्न करने में सक्षम होती है। लेकिन अपवाद इसका यह है कि जब दो विभिन्न प्रजाति के सदस्यों में जब संक्रमण होता है, तब ऐसा प्रायः संतति उत्पन्न होता है जो प्रजनन में सक्षम नहीं होती है। जैसे घोड़ी गधा से जो है खच्चर बना, घोड़ा और गधी से हिन्नी, शेर और बाघिन से लाइगर बना, शेरनी और बाघ से टाइगर बना। इसी तरह जैसे कि अगर कामा का निर्माण जो है ऊंट और मादा लामा से होता है। ऊंट और जो मादा लामा होती है वो जो है कामा को जन्म देती है, और ये भी जो है अपनी अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम नहीं होती है।
ठीक। अब हम लोग देखते हैं प्रजाति के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्पीसीज। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे हम लोग पहले लेते हैं कुंजी शिला प्रजाति। कुंजी शिला प्रजाति की स्टोन स्पीसीज। देखो, की स्टोन स्पीसीज वो होता है जो संख्या में कम रहता है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में इसका बहुत योगदान है। ये संख्या में कम रहता है, लेकिन ये दूसरे की संख्या को नियंत्रित करता है। अब जैसे कि जहां पर बकरियों का बहुत सारा झुंड है, अगर उसके बीच में एक बाघ आ जाए तो क्या करेगा? वो बकरियों को खा जाएगा, और उससे बाघ क्या करेगा? बाघ उसकी जनसंख्या को नियंत्रित कर रहा है। तो यहाँ पर बाघ जो है वो कुंजी शिला प्रजाति बन जाती है। ठीक है। तो ऐसी जंतु या वनस्पति प्रजाति जो संख्या में कम होने के बावजूद, संख्या में कम होने के बावजूद पारिस्थितिक तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है। जो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में अनिवार्य होता है। उसे कुंजी शिला प्रजाति कहते हैं। ठीक। और एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? बकरियों के बीच बाघ। ठीक। तो यहाँ पर बाघ जो है ये की स्टोन स्पीसीज हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा जो है, जो चीर वृक्ष हैं, चीर वृक्षों के बीच चौड़ी पत्ती वाली वृक्ष, चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष। ठीक। तो ये जो चौड़ी पत्ती वाली वृक्ष है, ये भी जो है कि ये स्टोन स्पीसीज हो जाएगी। ठीक। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग भेड़िया को भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सी ओटर होती है, ठीक है, केल्प वनों में। ठीक। तो सी ओटर जो है, जो महासागर में शैवाल बने होते हैं, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है। इसी तरह जो है, जो सी स्टार होता है, ठीक है, जगुआर हो गया। इसके अलावा जो है, सवाना क्षेत्र में हाथी हो गया। ठीक। सवाना क्षेत्र में हाथी हो गया। ठीक। पेरी कुत्ते हो गए। ये सारे जो है की स्टोन स्पीसीज हैं। की स्टोन स्पीसीज है। इसके अलावा एक और फेमस है, जो सोरेन मरुस्थल में हमिंग बर्ड पाया जाता है। सोरेन मरुस्थल में हमिंग बर्ड। ठीक है। ये भी हो गया। जो कलाकट टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, यहाँ जो है एक बेदी पलास का वृक्ष पाया जाता है। ये सारे जो है की स्टोन स्पीसीज हैं। ठीक। तो कुंजी शिला प्रजाति हुआ। दूसरा हम लोग ले रहे हैं प्रभावशिला प्रजाति को। प्रभावशाली प्रजाति। ठीक है। डोमिनेंट स्पीसीज।
जिस प्रजाति का बायोमास यानी कि जैव भार जो है सर्वाधिक होगा उसी को जो है प्रभावशील प्रजाति कहते हैं। तो जिस प्रजाति का बायोमास यानी कि जैव भार सर्वाधिक होता है उसे प्रभावशाली प्रजाति कहते हैं। जैसे जो है साल हो गया, देवदार हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे जो है प्रभावशाली प्रजाति हैं। ठीक। तीसरा हम लोग जो है छत्रक या छत्र या छाता भी कह सकते हैं प्रजाति, यानी अम्ब्रेला स्पीसीज। देखो, जब किसी प्रजाति का संरक्षण किया जाता है तो उस संरक्षण के अंतर्गत किसी दूसरे प्रजाति का संरक्षण अपने आप हो जाता है तो उसे छत्रक प्रजाति कहते हैं। ठीक। तो वह प्रजाति जिसके संरक्षण से अन्य कई प्रजातियों का संरक्षण स्वयं हो जाता है उसे जो है छत्रक प्रजाति कहते हैं। ठीक। इसके एग्जाम्पल के लिए जो है जैसे कि नॉर्थन स्पॉटेड वाउल हो गया, ठीक है, आमूड टाइगर हो गया, ठीक है। इसके अलावा लायन को भी हम लोग रख सकते हैं, ग्रिजल बियर भी हो गया। जैसे कि जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया है, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया है, तो उसमें हाथी का संरक्षण किया जाता है, लेकिन हाथी के संरक्षण करने के अंतर्गत जो है और सारी जीवों का भी संरक्षण हो जाता है, तो वहां पर हाथी जो है वो अम्ब्रेला स्पीसीज के तौर पर हो गया। ठीक। इसके अलावा आगे जो है एक पताका प्रजाति होता है, ठीक, फ्लैगशिप स्पीसीज। वह प्रजाति जिसे संरक्षण होते ही प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है, या जिसे संरक्षण होते ही प्रतीक बनाया जाता है, प्रतीक बनाया जाता है, पताका प्रजाति कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बाघ हो गया, हाथी हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा हो गया। ठीक। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे कि 1973 तक जो है हमारा राष्ट्रीय पशु जो है ये शेर था, ठीक है। फिर 1973 के बाद जो है बाघ को बना दिया गया राष्ट्रीय पशु, ठीक है। तो ये फ्लैगशिप स्पीसीज की ही वजह से हुआ है। पताका प्रजाति क्या है? वह प्रजाति जिसे संरक्षण होते ही प्रतीक बनाया जाता है, उसे पताका प्रजाति कहते हैं। देखो, कुछ विद्वान जो है जो फ्लैगशिप प्रजाति है उसकी संकल्पना का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि अगर फ्लैगशिप प्रजाति संकल्पना को देखा जाए तो यह किसी खास प्रजाति पर ध्यान देती है और बाकी जो शेष प्रजाति बचता है उसकी उपेक्षा कर देती है, उसको छोड़ देती है। तो इसलिए जो है इसको वो लोग जो है थोड़ा मतलब इसका विरोध करते हैं। और जब एक ही जगह पर जो है दो दो फ्लैगशिप प्रजाति आ जाता है तब उसमें से किसको फ्लैगशिप प्रजाति माना जाएगा, इसके लिए विवाद खड़ा हो जाता है। तो वहां पर जो है विवाद की स्थिति बन जाती है। और जब फ्लैगशिप प्रजाति का संरक्षण समाप्त हो जाता है
या फ्लेक्सिस प्रजाति जो है वहां पर समाप्त हो जाती है, खतरे की वजह से समाप्त हो जाती है, तो उसके संरक्षण के प्रति जो है वहां पर उदासीनता आ जाती है। यद्यपि कुछ विद्वानों में फ्लैगशिप प्रजाति की संकल्पना का विरोध किया है। इसके अनुसार यदि फ्लैगशिप प्रजाति संकल्पना को देखा जाए, तब यह किसी खास प्रजाति पर ही ध्यान देती है। किंतु शेष अन्य प्रजातियों की उपेक्षा कर दी जाती है। यदि दो फ्लैगशिप प्रजाति है तब विवाद की स्थिति बन जाती है। और फ्लैगशिप प्रजाति समाप्त हो जाए तब संरक्षण के प्रति उदासीनता आ जाती है। ठीक, तो पताका प्रजाति क्या होती है कि वह प्रजाति जिसके संरक्षण होते ही प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है उसे पताका प्रजाति कहते हैं। इसमें बाघ, हाथी, मगरमच्छ, एक सींग वाला गेंडा ये सब आता है। कुछ विद्वान जो है फ्लैगशिप प्रजाति की संकल्पना का विरोध करते हैं। उसके अनुसार यदि फ्लैगशिप प्रजाति संकल्पना को देखा जाए तब यह किसी खास प्रजाति पर ध्यान देती है और शेष प्रजातियों की उपेक्षा कर दी जाती है। और जहां पर दो फ्लैगशिप प्रजाति उपस्थित रहता है वहां पर किसको फ्लैगशिप प्रजाति माना जाए उसकी स्थिति में भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। और जब किसी खास क्षेत्र पर जो है फ्लैगशिप प्रजाति का संरक्षण समाप्त हो जाता है या वो खतरे में आने की वजह से जो है वो नहीं रहता है वहां पे, तो फिर जो है वहां पर उसके संरक्षण के प्रति जो है उदासीनता आ जाती है। तो इसलिए जो है इसकी परिभाषा विवाद के घेरे में है। इसके अलावा जो है हमारा पांचवा हो जाएगा वो सूचक प्रजाति हो जाएगा। इसको इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। ठीक, बायोमॉनिटरिंग पर्यावरणीय दशाओं के प्रभाव को व्यक्त करने वाली प्रजाति सूचक प्रजाति कहलाती है। सूचक प्रजाति कहलाती है। ये जो है पर्यावरणीय दशाओं को व्यक्त करती है। इसे बायो मॉनिटरिंग के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं और ये एग्जाम्पल महत्वपूर्ण भी है, जैसे कि हम लोग लाइकन को ले सकते हैं सबसे पहले। और लाइकन जो है ये स्वच्छ वायु की दशाओं को प्रदर्शित करता है। वायु की दशाओं को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं ये निम्न स्तरीय वायु प्रदूषण को भी प्रदर्शित करता है। ठीक।
यानी लाइकन वहां पाया जाएगा जहां पर स्वच्छ वायु की दशाएं मौजूद है। ठीक है, और ये जो लाइकन है ये जो है सहजीवन होता है किसका, कवक और शैवाल का, इसका सहजीवन होता है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल जो है हम लोग स्टोन फ्लाई का ले सकते हैं। ये स्टोन फ्लाई जो है ये स्वच्छ जल का प्रतीक है। जहां पर स्वच्छ जल मौजूद है वहां पर स्टोन फ्लाई पाए जाते हैं। इसी तरह जो है जो कवक है फंगिस, ठीक है, ये मरे हुए लकड़ी के अवशेष पर उत्पन्न होता है। तो ये जहां पाया जाता है वहां पर मृत लकड़ी की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक, इसके अलावा जो है जो ग्रीस वुड है, ग्रीस वुड, ठीक है, ये जो है लवणीय मृदा जहां पर पाई जाती है वहीं पर उगता है। तो ये लवणीय मृदा को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जो है हम लोग ट्यूबी फ्लेक्स बॉम्ब को ले सकते हैं। ट्यूबी फ्लेक्स वर्म को ले सकते हैं। ये पानी में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। ठीक, तो ये सारे जो है सूचक प्रजाति है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पारिस्थितिक समतुल्य को, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, पारिस्थितिक समतुल्य। देखो, जब दो अलग अलग प्रजाति का कार्य सामान्य हो जाता है तब उसको पारिस्थितिक समतुल्य कहते हैं। जब किन्हीं दो अलग अलग प्रजाति का दो या जब किन्हीं दो अलग अलग पाई जाने वाली प्रजातियों का कार्य समान होता है तब इन्हें पारिस्थितिक समतुल्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो है जीम कार्बेट में बाघ हो गया। ठीक है, इसी तरह जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है या पार्क है, ठीक है, इसमें शेर, इन दोनों का कार्य जो है यहाँ पे समान है। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखते हैं जनसंख्या को, इसको समष्टि भी कहते हैं, पॉपुलेशन। किसी प्रजाति के सदस्यों की संख्या, किसी प्रजाति के सदस्यों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या या समष्टि कहलाती है। ठीक, किसी स्थान पर किसी प्रजाति के सदस्यों की संख्या वहां जीवों के जन्म, मृत्यु तथा उत्प्रवास या अप्रवास, या आपकी जगह तथा कर दो, अप्रवास द्वारा निर्धारित होती है। ठीक, किसी प्रजाति के सदस्यों की संख्या जनसंख्या या समष्टि कहलाती है। किसी स्थान पर किसी प्रजाति के सदस्यों की संख्या वह जीवों के जन्म, मृत्यु तथा उत्प्रवास तथा अप्रवास द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कि जनसंख्या का फार्मूला हम लोग देखें तो NT = NO
प्लस बी प्लस आई माइनस डी माइनस ई होता है। यहाँ पर जो एन टी है वो टोटल पॉपुलेशन को दिखाएगा। N0 जो है वो आरंभिक जनसंख्या है, यानी शुरू में कितनी जनसंख्या थी, ठीक। और जो B है वो जो जन्म लिया है उसको दिखा रहा है। I जो है ये अप्रवास को दिखाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो D है वो मृत्यु को दिखाएगा और जो E है वो उत्प्रवास को दिखाएगा, ठीक। तो इसी से जो है जनसंख्या निकाला जाता है, किसी जीव का टोटल पॉपुलेशन निकाला जाता है इस फॉर्मूले से, ठीक। यानी कि आरंभ में क्या जनसंख्या है, फिर नए जो जन्म लिया है उसको जोड़ा जाएगा, जो कहीं दूसरे से जगह से यहाँ आ गया है, ठीक है, उसको जोड़ा जाएगा। इसमें जितने मृत्यु हो गए उसको घटा दिया जाएगा और जो यहाँ से चले गए उसको भी घटा दिया जाएगा। तो ये जो है हमारा टोटल पॉपुलेशन निकल के आता है, ठीक। किसी जीव की प्रजनन या जनसंख्या वृद्धि क्षमता, किसी जीव की प्रजनन वृद्धि क्षमता या जनसंख्या वृद्धि क्षमता जो है जैविक विभव कहलाती है। जैविक विभव कहलाती है। बायोटिक पोटेंशियल, यानी कोई भी जीव जो है वो अपनी जनसंख्या जितना वृद्धि करने की उसकी क्षमता होती है उसको जैविक विभव कहते हैं। और जैविक विभव जो है जब तभी पूर्ण रूप से संभव होता है जब पर्यावरण उसमें कोई रुकावट नहीं डालता है, ठीक है। यह तभी संभव होता है जबकि पर्यावरण इसमें कोई रुकावट ना डाले। इस स्थिति में जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ेगी। इस स्थिति में जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती है। किंतु जब पर्यावरणीय दशाएं जनसंख्या के आकार या जैविक विभव में बाधा पहुंचाती है, जैविक विभव में बाधा पहुंचाती है, तब इसे पर्यावरणीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, वे कारक जो पर्यावरणीय प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी होता है, वे सीमाकारी कारक कहलाते हैं, यानी कि लिमिटिंग फैक्टर कहलाते हैं। ठीक, और ये जो लिमिटिंग फैक्टर है ये जरूरी नहीं है कि जैविक है, ये जैविक और अजैविक दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। जैसे कि अजैविक है तो इसमें जल आ जाएगा, इसमें मृदा आ जाएगी, ये सारे प्रमुख होता है। ठीक, और जो जैविक है इसमें जीवों की मध्य प्रतिस्पर्धा आ जाता है, उससे भी तो जीव मरता है एक दूसरे से लड़के, ठीक है, तो वो आ जाता है। ठीक, और यही कारण है कि कोई जीव जो है अपने पूर्ण जैविक विभव को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसके कारण
कोई जीव अपने जैविक विभव को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक, तो हम लोग जनसंख्या को देख रहे थे। तो किसी प्रजाति के सदस्यों की संख्या जो है वो जनसंख्या या समष्टि कहलाती है। किसी स्थान पर प्रजाति की संख्या वहां जीवों के जन्म, मृत्यु या उत्प्रवास या अप्रवास द्वारा निर्धारित होती है। हमने इसके फॉर्मूलों के देखा। इसके अलावा किसी जीव की प्रजनन या जनसंख्या वृद्धि क्षमता जो है वो जैविक विभव कहलाता है, और ये तभी संभव होता है जब उसमें पर्यावरण जो है कोई रुकावट ना डाले। और जब पर्यावरण उसमें कोई रुकावट नहीं डालता है तो जनसंख्या अनियंत्रित तरीके से बढ़ती रहती है। लेकिन जब पर्यावरणीय दशाएं जनसंख्या के आकार या जैविक विभव में बाधा पहुंचाती है तब इसे पर्यावरणीय प्रतिरोध कहते हैं। और वे कारक जो पर्यावरणीय प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी होता है उसे सीमाकारी कारक कहते हैं, यानी लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। और ये जो लिमिटिंग फैक्टर होता है ये जैविक भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकता है। अगर जैविक है तो उसमें जो है जीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा आता है, और अजैविक है उसमें जो है जल और मृदा जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस वजह से यानी कि सीमाकारी कारक की वजह से, लिमिटिंग फैक्टर की वजह से जो है कोई जीव जो है अपने जैविक विभव को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो है जनसंख्या वृद्धि को दो वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम लोग जो है यहीं तक रहना थोड़ा सा कर लेते हैं। जो जनसंख्या वृद्धि है, वृद्धि रूप, ठीक है, इसको दो वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो दो वक्र है, एक है जे वक्र और दूसरा है एस वक्र। ठीक, तो पहले हम लोग जो है जे वक्र को देखते हैं। जे वक्र, इसमें क्या होता है, जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि चर घातांकीय रूप में, चर घातांकीय रूप में होती है। जो जनसंख्या वृद्धि है वो चर घातांकीय रूप में होती है। और एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी स्थिति आती है जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाती है। तब यहां कई चुनौतियां उपलब्ध हो जाती हैं, कई चुनौतियां उपलब्ध होती है। ठीक है, जे वक्र कैसा होता है, जैसे मान लेते हैं ग्राफ है, तो यहाँ पर जो है जो जीव की जनसंख्या है वो समय के साथ जो है वो इस तरह से बढ़ेगी। ठीक, इधर जीवों की संख्या है और इधर समय है। ठीक, यानी कि dN/dt। ठीक, और इसमें एक समय यहाँ ऐसा आएगा जब जनसंख्या जो है उपलब्ध, ये जो उपलब्ध संसाधन है, ये पॉइंटिंग डॉट जो है उपलब्ध संसाधन है, इससे अधिक हो जाएगी। तब यहाँ पर जो है जनसंख्या ज्यादा हो गया और संसाधन कम पड़ गया, तब यहाँ पर चुनौतियां आने लगती है। इसी को जो है जे वक्र कहते हैं। इसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर होता है वो चर घातांक के रूप में होती है। और इसमें एक ऐसी स्थिति आता है जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाती है, तब यहाँ कई प्रकार की चुनौतियां शुरू हो जाती है। इसके अलावा दूसरा जो है वो एस वक्र होता है। जिसमें पहले जनसंख्या चर घातांकीय रूप में बढ़ती है
किंतु इसके पश्चात जनसंख्या क्रमशः या जनसंख्या में क्रमशः कमी आती है तथा यह स्थिर रूप में बनी रहती है। स्थिर रूप में बनी रहती है। किसी भी जनसंख्या में सदस्यों की वह जनसंख्या जो दिए गए आवास में अनिश्चित समय तक बनी रह सकती है वह उस स्थान की वहन क्षमता कहलाती है। वहन क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। ठीक, एस वक्र में क्या होता है, जैसे कि इसको हम लोग पहले ग्राफ से देख लेते हैं। पहले जो है इसमें जनसंख्या चरघातांक के रूप में यानी ऊपर के जैसा जे वक्र के द्वारा बढ़ेगा। इसको मान लेते लिमिटिंग है, जे वक्र के द्वारा जैसा ही बढ़ेगा। फिर इसके पश्चात जो है जनसंख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है, फिर वृद्धि होगा, फिर कमी आ जाएगी, फिर वृद्धि होगा। इस तरह से ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, और ये जो है इसी को हम लोग कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं कि ये वहन क्षमता है। ठीक है, इसको हम लोग जो है के से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जो है वही जीवों की संख्या होगी। ठीक है, और इधर समय होगा। ये जो के है ये वहन क्षमता है। ठीक, तो जो जनसंख्या वृद्धि स्वरूप है उसमें दो वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक जे वक्र और एक एस वक्र। जे वक्र में क्या होता है कि इसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो चरघातांक के रूप में होती है और एक ऐसी स्थिति आती है जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाती है, तब यहाँ पर कई चुनौतियां उपलब्ध होती है। और जो एस वक्र है इसमें पहले जनसंख्या चरघातांक के रूप में ही बढ़ती है, लेकिन उसके पश्चात जनसंख्या में जो है कमी आ जाती है। कमी और वृद्धि दोनों चलते रहता है, लेकिन एक पैटर्न फिक्स होने लगता है और वो जो है स्थिर रूप में बना हुआ रहता है। तो किसी भी जनसंख्या में सदस्यों की वह जनसंख्या जो दिए गए आवास में अनिश्चित समय तक बनी रह सकती है उस स्थान की वहन क्षमता कहलाती है, यानी कि वो जो स्थान है उतने जनसंख्या को ढो सकता है। ठीक है, इसलिए उसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं और इसका ग्राफ जो है ऐसे होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से शुरू करेंगे, तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।